हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ख़बरों के पीछे तक, तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और जो कुछ आपको दूसरे माध्यमों से मिलता है उससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं और ये अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद पहला डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक तरह से था, जिसमें वो सारे लीडर्स जिनको कैद कर दिया गया था, डिटेंशन में ले जाया गया था, वो एक गुपकर अलायंस के नाम से एक अलायंस बना करके इलेक्शन में लड़े हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वहाँ पर इलेक्शन लड़ी है। उनका भी कहना यह था कि हम अलग अलग ना लड़ करके बीजेपी के ख़िलाफ़ मिलकर इलेक्शन लड़ें। अब नतीजे आ चुके हैं, अपने अपने दावे हैं, आगे क्या कुछ होगा ये सब समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगिली साहब, जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक बार लोकसभा का इलेक्शन 2019 का ही इलेक्शन लड़ चुके हैं करगिल से। वेलकम है जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब। आप दिल्ली आए तो हमने सोचा कि आपसे इस्तिफ़ादा कर लिया जाए, आपसे कुछ बात कर ली जाए स्टूडियो में। आप बताइए कि इन इलेक्शंस के नताइज को और इन खुद इलेक्शंस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे एक ज़माना याद आता है, एक लंबे वक्त के बाद जब असेंबली इलेक्शन किए गए थे तो दुनिया को भारत सरकार ने ये बताया था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आप इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो काज़मी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक, जैसे कि आपको मालूम है 5 अगस्त 2019 से ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये थम सा गया था। तमाम लीडर्स को PSA और मुख्तलिफ़ क़वानीन के ज़रिए जो है उन्हें पाबंद सलासल रखा गया, कुछ को कैद रखा गया, कुछ को डिटेन रखा गया। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद धीरे धीरे जब एक हुकूमत किसी जिस हल की तरफ हुकूमत जा रही थी या हुकूमत के गुमान में था कि ये सारे मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कश्मीरी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमने एब्रोगेशन किया है आर्टिकल 370 और 35A का, ये सारी की सारी चीज़ें जो हुकूमत का दावा था वो धरी की धरी रह गई और लोगों ने इस बात का एक पैगाम दे दिया कि लोग जो है वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और लोग जिस तरीके से इलेक्शन हुए 1 साल के बाद, 1 साल के अरसे के बाद होने तो असेंबली इलेक्शंस चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है कि स्टेट का जो स्टेटस है वो उसे ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया और अब DDC के नगर पालिका के या बल्दियाती जो इलेक्शन तरस के जो इलेक्शंस हैं उन्हें इस तरह मुतारुफ़ किया गया। लेकिन बीजेपी को खुली छूट न देते हुए लोगों ने जिस तरीके से इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया और बालिग़ नज़री का मुज़ाहिरा किया, ये अपने आप में एक तारीख़ है और जिसे कश्मीरी लोगों ने जो है वो एक बहुत बड़े तरीके से लड़ा है और अच्छे अंदाज़ में उन्होंने अपनी जो है भूमिका है, अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाई है। तो अगर आप ये कहते हैं कि जो सरकार का प्लान था उसको एक तरह से वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, आम तौर पर ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद अब लोग इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कीजिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को तैयार किया वोट पर आने के लिए। अब से पहले तो ऐसा भी कहा जाता रहा है कि मिलिट्री ज़बरदस्ती वोट कई बार डलवाने की खबरें कभी कभी आती थी, इल्ज़ामात आते थे। अब क्या अवामी सतह पर कुछ ऐसे पॉपुलर लीडर्स आज भी हैं जिनको डिटेन कर लिया जाता है, जिनको प्रो इंडिया समझा जाता रहा है? वहाँ चूँकि सिसेशनिस्ट और अलगाववादी भी हैं, ऐसी हालत में वो कौन से एलिमेंट्स, कौन से लीडर्स थे जिन्होंने लोगों को इस वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया? सबसे पहली चीज़ तो काज़मी साहब ये समझने की है, जब आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात करते हैं और ख़ासकर
ये जो कहा गया कि ये पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें कहा गया कि ये डायनेस्ट हैं और मुफ्ती ख़ानदान और अब्दुल्ला ख़ानदान की इसमें जो जागीरदारी थी वो ख़त्म हो गई, अब तो हमने सब कुछ साफ़ किया है। लेकिन कश्मीरी अवाम ने जो इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया, ये वोटिंग में जो हिस्सा लेना इनका, न इनका डेवलपमेंट के लिए हिस्सा लेना था और न ही किसी सरकार से किसी चीज़ का तकाजा करते हुए उन्होंने वोट में हिस्सा लिया, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़रियाती बुनियाद पे इन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया और अपनी आइडेंटिटी और अपनी डिग्निटी का रिस्पॉन्स उन्होंने अपने वोट के ज़रिए बीजेपी को किया है। दूसरी चीज़ जो ये बता रहे थे कि एनसी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अब जम्मू कश्मीर के अंदर, या फिर पीडीपी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, एनसी की कोई, पीसी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तमाम तर धमकियों, डिटेंशंस, कैंपेनिंग से रोके जाने के बावजूद उन्होंने बीजेपी को वो सबक सिखाया कि अब बीजेपी जो है वो अब उसे ये अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितने बड़ी खाई में गिरे हैं। क्योंकि आप देखें कि ख़ुद कश्मीर के अंदर जो 3 मुकामात से जीते हैं, मैं उसी पे आने वाला था कि इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरह से हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अब कश्मीर से जो 3 सीटें बीजेपी ने जीते हैं, एक एरिया आपको तुलेल का है, बांडीपुरा साइड का, और जहां आपको पता है ये पूरा एक मिलिट्री जोन है, जहां ये जो पीएचडी के लीडर्स का खुद कहना है कि हमने जानबूझ के कैंपेनिंग में हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल ये सरकार कहती कि ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं, और वो कैंपेनिंग से दूर रहने के बावजूद, हालांकि महबूबा मुफ्ती साहिबा को 2-3 बार बग़ैर किसी वजूहात के उन्हें रोका गया, उनके घर का दरवाज़ा बंद रखा गया। एक लीडर पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा, जिन्होंने जो ही डीडीसी के इलेक्शंस लड़े तो उन्हें एनआईए ने यहाँ समन किया और उसे अरेस्ट किया गया और वो एनआईए की कस्टडी में रहे और इलेक्शन वो जीत गए वहाँ अच्छे मार्जिन से पुलवामा के अंदर। तो इससे ये बात साफ़ होता है कि बीजेपी को लोगों का जो मत है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों ने उनका जो 5 अगस्त का डिसीजन है उसे वापस उन पे फेंक दिया है, उन पे मार दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और ये जो एम्प्लॉय किया जाता है, एजेंसीज़ को एम्प्लॉय करके लोगों को हरासा किया जाना, डराना, मुझे लगता है इससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है लेकिन देश को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देश के नुकसान में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लोगों का जो विश्वास है कि मतलब आज बीजेपी सरकार है वो अपने मसल्स का इस्तेमाल करेगी, कल कोई और सरकार आएगी वो अपने पावर का मिसयूज़ करेगी, तो ये एक गलत ट्रेंड जो है वो शुरू हो रहा है। इस पर सरकार को थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। तो इलेक्शन रिजल्ट में जो जम्मू और कश्मीर में फ़र्क आया है, जम्मू में बीजेपी ने सीटें जीती हैं और कश्मीर में वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो उन्हें उम्मीद थी वो नहीं मिल पाए, तो क्या आर्टिकल 370 के बारे में भी जम्मू के और कश्मीर के लोगों में अब भी बाकायदा फ़र्क पाया जाता है? क्योंकि जिस तरह से लेह वाली बात हमें सामने है, उस वक्त पहले वो आर्टिकल 370 हटाने की खुशियां मना रहे थे लेकिन बाद में उनके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जम्मू में क्या हाल है? एक जो एप्रीहेंशन है लैंड सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, ये आपको जिन्होंने जश्न मनाया, जिन्होंने 5 अगस्त के बाद खुशियाँ मनाते हुए मिठाइयाँ तकसीम की और फिर सड़कों पे आके नाचना गाना शुरू किया, उनके जहनों में भी ये अप्रीहेंशन है। और जो लोग मुखालिफत करते हैं वो तो मुखालिफत कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस डिसीजन को वेलकम किया था वो आज खुद ही आवाम के सामने आकर के ये बता रहे हैं कि ये जो 5 अगस्त का डिसीजन था, इसके बाद हमारा जो फ्यूचर है हमें बड़ा तारीक नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना लैंड सिक्योरिटी है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना हमारे यहाँ जो है वो किसी तरह की रिप्रेजेंटेशन। लद्दाख की जहाँ तक बात करें वहाँ तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको हिल काउंसिल बचा है ले दे के, और हिल काउंसिल का जो पावर्स हैं वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं है। और हिल काउंसिल को एम्पावर किए जाने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो एलजी के पास सारे पावर हाथ रहते हैं। और आज भी आप देखेंगे तो लद्दाख के बिहाफ पे लद्दाखी तो कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है सेंटर के अंदर या
आपको यूनियन टेरिटरी के अंदर भी वो जो इम्पोर्टेंस लद्दाखी रिप्रेजेंटेशन की थी वो आज नहीं है। आपको जम्मू कश्मीर के स्टेट के कैबिनेट का हम हिस्सा हुआ करते थे। हम जम्मू कश्मीर एक स्टेट के अंदर कोई भी कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन पास होता था, हम उसका हिस्सा होते थे। आज वो चीज़ें नहीं है। आज हमारे हिल काउंसिल के अंदर जब वो स्टेट असेंबली ही नहीं, जब वो असेंबली ही नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन हमसे छीन ली गई। आप इसके अलावा आप जम्मू के अंदर भी देख लीजिए तो जम्मू के अंदर चाहे जो लोग स्टेटहुड, जम्मू स्टेटहुड की बात करते थे, पैंथर्स पार्टी हो या दीगर पार्टियां, वो भी आज वहाँ पे स्टेटहुड की बात कर रही हैं। इवन शिवसेना जो है जम्मू के अंदर वो स्टेटहुड की बात कर रही है, इंक्लूडिंग लद्दाख को शामिल करके। और प्लस वो लोग वहाँ पे भी लैंड और जॉब सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ये जो लोगों को मज़हब की बुनियाद पे आप एहसासाती करके, जज्बाती बना करके एक वक्त तो निकाल सकते हो, एक लम्हा जो है वो एक डिसीजन आप पास कर सकते हो, लेकिन उसको सस्टेन। अच्छा एक बात और सुनी, एक बात और सुनने में आती है कि जम्मू ज़्यादा इनसिक्योर है क्योंकि ये मैदानी इलाके के लोग इस मैदानी इलाके में नज़दीक जो इलाका है वहाँ ही ज़मीन लेने की शायद कोशिश करेंगे। कश्मीर में ज़मीन की कमी है, बहुत ही लिमिटेड एरिया है, तो असल टारगेट ये जम्मू के ही लोग हो जाएंगे। आपको क्या उसमें क्या ऐसा सोचते हैं आप? जम्मू कश्मीर जब स्टेट हमारा था तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जो स्टेट ऑन करती थी। अब यहाँ इसको प्राइवेटाइज किया गया है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अब आप ये करें कि एम्प्लॉयमेंट का कोई भी रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकलता है। अब लद्दाख के अंदर जहाँ तक मैं बात करूँ तो वहाँ आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनीज़ को दिया जाता है कि तुम इनको फुलफिल करो। तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये पूरा जो है कॉरपोरेट सेक्टर को खुश करने के लिए ये मूव किया गया था और अब किसी न किसी तरीके से उसको वो जो कॉरपोरेट्स का कॉलोनी बनाने की तरफ जो है वो लिया जा रहा है। और आप आइंदा मुझे जो अंदाज़ा है लद्दाख के अंदर भी आप देखेंगे सोलर एनर्जी के नाम पे जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी होगा वो अडानी, अंबानी, यहीं रिलायंस वाले और इसी तरह के जो लोग हैं वो होंगे जिसको लेकर के पूरा देश बोल रहा है। और यही चीज़ें फ्यूचर में आपको लद्दाख में भी नज़र आएंगी और जम्मू कश्मीर में भी नज़र आएंगी। और उस दौरान जो इनके हवाले से बात करेगा, आगे आके अपनी बात रखेगा, तो मुझे लगता है उन लोगों को काफ़ी पॉलिटिकली उनकी आवाज़ जो है वो दब जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, अक्सर कश्मीर से ये भी आवाज़ें आती रहती हैं कि वहाँ इज़राइली एडवाइज़र्स वहाँ मौजूद हैं और शायद इज़राइल के ही कहने पर वहाँ ये नई किस्म की चीज़ें, नई किस्म की पॉलिटिक्स और कानूनों में तब्दीली, और चूँकि हमें याद है कि जब एल के अडवाणी पहली बार इज़राइल जा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा बयान दिया था कि हम इज़राइल से सीखने जा रहे हैं कि टेररिज्म को कैसे कुचला है उन्होंने। तो ये जो अलगाववादी कश्मीर में लोग हैं, क्या उनकी वजह से पूरे कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है? नंबर एक, क्या इज़राइल के इसमें मशवरे शामिल हो सकते हैं? चूँकि आप जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकली भी बहुत सी चीज़ें आप अंदर से बाहर से सब चीज़ें समझते हैं। देखिए, इस बात को आप इस तरह देखें कि इंडिया का जो इज़राइल के साथ डिफेंस रिलेशन जो है वो मजबूत है और हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ों में भारत सरकार इज़राइल से मशवरा लेती होगी, बल्कि उनका एक सपोर्ट भी इज़राइल का, अमेरिका का, यूएस का, क्योंकि एक एलाई है, ग्लोबल एलाई है, तो उसमें शामिल हो सकता है। इसमें कोई चीज़ जो है वो बईद नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जो अलगावात वाला सेंटिमेंट है, मुझे लगता है कि ये जो इसमें 2-3 तरह के जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कुछ सरहद पार से जो टेररिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में उसको प्रोवोक किया जाता था, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एक बहुत बड़े उससे मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जहां आवाज़ बुलंद नहीं करती हैं, वहाँ हुर्रियत जैसी पार्टियां जो हैं वो तो ऑलमोस्ट हाशिए पे चली गई हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि 5 अगस्त के बाद ये कहा जा रहा था कि अब मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, अब टेररिज्म ख़त्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है जितनी शिद्दत से काउंटर टेररिज्म बढ़ा है उसी शिद्दत से मिलिटेंसी भी बढ़ी है कश्मीर के अंदर। और आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या
जो है वो सामने आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठा रहा है नहीं, वो आर्टिकल कश्मीर 370 के हटने के बाद जो लोग प्रो इंडियन भी थे उनमें भी तब्दीली आई, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। नहीं, प्रो इंडियन ये थे कि वो मायूसी का शिकार हुए, क्योंकि वो अब जैसे बहुत सारे लोग जो प्रो इंडियन थे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में थे, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये जो पीडीपी के लीडर हैं वहीदुर रहमान पारा, वो एडवोकेसी करते थे आइडिया ऑफ इंडिया की कश्मीर के अंदर। अब वही बंदे जब आप सवाल आप ले जाकर के आप बंद कर देते हैं किसी उसमें सिर्फ आपकी पॉलिटिकल राइवलरी की बुनियाद पे, तो क्या हो जाता है कि वो जो सेंटिमेंट है लोगों के अंदर, जो आम लोग हैं जिसको आप प्रीच कर रहे होते हैं, तो वो उनके अंदर एक ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, इंडियन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको बहुत नुकसान हुआ है 5 अगस्त के बाद। और सरकार की जो उनका डील करने का तरीका है मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी धचका लगा है। और आप देख सकते हैं कि आज तो ना हुर्रियत है, ना कोई हुर्रियत का सेटअप मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वहाँ आए रोज़ मिलिटेंसी के टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं। और जिस तरह के से आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो कश्मीरी अवाम को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन कारगिली साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों से बताऊं कि इस गहराई से मालूमात आम तौर पे हमें नहीं मिलती जितने आपने बताई है सज्जाद साहब ने। और उसमें इजराइल का एंगल भी, बीजेपी आखिर क्या कुछ चाहती थी, क्या कुछ उसे मिल रहा है, कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान, ये सारी चीज़ें आपके सामने उन्होंने रखी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।